हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज में। आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 8 है। इसके अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और ये कंसेप्ट का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल जैसे नाम से ही क्लियर है कि कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पर गिवन होती है। उस कंडीशन के तहत हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करनी होती है। कुछ लोग इसको सैंपल स्पेस रिडक्शन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। सैंपल स्पेस कि जो ओवरऑल जो सैंपल स्पेस होता था प्रोबेबिलिटी का वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो उस टाइप से भी हम कंसिडर करेंगे। सैंपल स्पेस रिडक्शन क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो मान लेते हैं लेट ए एंड बी लेट A and B are any two events, are any two events. A और B हमारे पास कोई दो इवेंट है। probability of occurrence of event A when event B has already occurred. When event B has already occurred is equal to, मतलब कि ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी। इसको रीड आउट कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। रीड कैसे करेंगे? रीड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब बी हो चुका है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा, यहां पर हम ये बोल चुके हैं कि जो इवेंट बी है वो हो चुका है। वो क्या हो गया? हो चुका है। इवेंट बी ऑलरेडी अकर कर चुका है। अब मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब बी हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे? जब बी हो चुका है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के वो एलिमेंट विच आर इन फेवर ऑफ ए, विच आर इन फेवर ऑफ ए, मतलब बी सेट के वो एलिमेंट जो कि ए के फेवर में हो, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, ये आ गया। तो ये क्या होगा? बी के वो एलिमेंट जो ए के फेवर में हो, मतलब वो क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। यदि मैं इन दोनों क्वांटिटीज को ns नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, सो व्हाट यू विल हैव नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय nb अपॉन ns। तो ये क्वांटिटी अपनी बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। है समझ में आया नहीं है? तो इट मींस आपका यहां पर जो ए गिवन बी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये क्या होगा बेटा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये क्या होगा? ये क्या कहता है? probability of occurrence of B and B when A has already occurred. It means A के वो एलिमेंट जो B के फेवर में अपॉन एलिमेंट ऑफ A। सोल्व करेंगे सिंगल फॉर्मूले से। सो व्हाट यू विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ चुका है बेटा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। यहां पर यदि मैं कुछ इस तरीके की बात करूं
कि हमने कुछ इवेंट्स पढ़े थे, यदि मैं ये कहूं कि इवेंट ए एंड इवेंट बी यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मैं नोट करके एक पॉइंट लिखना चाहता हूं, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली exclusive events, then probability of a given b, इसका वैल्यू क्या होगा? सोचिए, ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, और ये गिवन है कि ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो सोचो, यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते थे तो वो एक दूसरे के अकरेंस को क्या करते थे? अपोज करते थे। मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर? 0 होती थी। याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी होती थी? 0 होती थी यदि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो यहाँ पर ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी लगेगी? 0। तो यदि हमें इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है, तो आप डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0। आई होप सभी बच्चों को ये थ्योरी पार्ट जो है ये क्लियर हो गया होगा। तो कोई डाउट यहां तक कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? ठीक है, तो कुछ बेसिक एग्जांपल करते हैं पहले, फिर समझते हैं आगे। तो पहला जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं, एक दो एग्जांपल, वो जस्ट एक फॉर्मूला बेस करवाता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला हमें पता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो वाला फॉर्मूला यूज में लेना सीखते हैं पहले अपन। तो पहला एग्जांपल इसी के ऊपर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a given b is equal to 0.2, probability of b is equal to 0.5, probability of a is equal to 0.2। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। इफ करके लिख लीजिए, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। जस्ट एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखते हैं, फिर थोड़े से और एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे। ट्राई कीजिए सभी लोग। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, जब भी आप हमारे वीडियो देखते हैं और उनके अंदर जो भी क्वेश्चन आता है, तो आप वीडियो को पहले पॉज करके उसके बाद ही क्वेश्चंस को ट्राई करें। करें क्वेश्चन। तो बेटा यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए गिवन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, और यदि मैं फॉर्मूला यूज में लूं तो फॉर्मूला कहता है कि इसकी वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.5। सो 0.2 इंटू 0.5, आपका आंसर कितना आ गया बेटा? ये है अपना 2/10, 1/5, और वो कितना है? 1/2। तो आंसर कितना आ गया? 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? 0.1 आ गया। ठीक है, हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वही अपने एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम से। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हटा दो। ए की प्रोबेबिलिटी थी 0.2 और ए इंटरसेक्शन बी की है 0.1। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी द 0.1। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्क्रीन पर दिया हुआ है कि ए बार गिवन बी बार, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है 0.9। यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक काम कीजिए, यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन की निकालिए, ज्यादा आसान। ए इंटरसेक्शन बी बार, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू निकालिए, क्या होगी? सभी बच्चे ट्राई करें। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप भेज दे, कमेंट करके पूछ सकते हैं।
हुआ या नहीं? बताइए कितने बच्चों का आंसर आ गया है या नहीं आया? प्रॉब्लम काफी आसान है। A bar given B bar, it means probability of A bar intersection B bar upon probability of B bar, this is equal to 0.2. रिमेंबर डी मॉर्गन्स लॉ, एक डी मॉर्गन्स लॉ नाम का प्राणी हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो यदि उसकी बात करूं मैं, तो ये जो इंटरसेक्शन है बेसिकली दिस इज व्हाट ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 0.2। हमें ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो ए यूनियन बी के डैश की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज 0.1। 1 में से 0.9 गए तो यहां पर 0.1 आ गया बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 0.2 विच इज 1/2। तो यहीं से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ गया, वो भी 1/2 होगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार दोनों का सम कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक, अब आपको क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी बार, जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट किया हमने। तो ए इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मुझे ना तो इसकी वैल्यू पता है, ना मुझे इसकी वैल्यू पता है, ना मुझे इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे पता क्या क्या है? मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पता है। याद कीजिए ए यूनियन बी के फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आता है और इंटरसेक्शन भी आता है। मतलब इसको मैं आपके साथ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दूं तो कोई पाप कर दूंगा क्या? क्यों नहीं कर पाऊंगा पाप? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इधर ले आओ, ये बराबर ये फॉर्मूला बन गया, हाँ या नहीं? ए यूनियन बी का फॉर्मूले में से पी बी माइनस कर दोगे तो पी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। अब ए यूनियन बी पता है आपको कितना है? 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.5। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.4। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट दो क्वेश्चंस जो थे वो सिंपल फॉर्मूला जो था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उसके ऊपर थे कि फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमने सीखा या नहीं सीखा। ए गिवन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। अब इसके बाद काफी सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पर फ्रेम होते हैं जो कि लैंग्वेज बेसिस पर होते हैं, और हमें ये पता लगाना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है या सैंपल स्पेस रिडक्शन प्रॉब्लम है। तो वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस करते हैं लैंग्वेज बेसिस पे, ताकि हमें समझ में आए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वास्तविकता में होती क्या है। आई होप सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या गिवन है? इन ए स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स। इन ए स्कूल देर आर 1000 स्टूडेंट्स out of which 430 are girls, out of which 430 are girls, and it is known that out of 430 10% of the girls are in 12th. Out of the 430 10% are in 10% are in class 12th. जो 10% स्टूडेंट्स हैं वो किसके अंदर है बेटा? क्लास 12th के अंदर है। ठीक, what is the probability that a student chosen randomly studies in 12th given that chosen student is a girl? ये इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रॉब्लम को सोचिए, समझिए और प्रोसीड कीजिए कि कैसे सोल्व करेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा। आपको किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12th, इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है या नहीं? तो कोई एक इवेंट मान लीजिए, स्टूडेंट
स्टडीज इन क्लास 12, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और गिवन दैट चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, और इवेंट बी मान लीजिए selected student is a girl, selected student is a girl, और बी selected है गर्ल स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझ में आ गई ये कैसे लिखा हमने कि स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए गर्ल। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि स्टडीज इन क्लास 12 एज वेल एज लड़की भी है, तो क्लास 12 में और लड़की भी है, टोटल 430 लड़कियां थी, उनमें से 10% क्लास 12 में थी, तो क्लास 12 के अंदर जो गर्ल्स थी उनका वैल्यू था 43, उनका वैल्यू कितना था 43 लड़कियां थी क्लास 12 के अंदर, तो क्लास 12 के अंदर भी और लड़की भी, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 43 अपॉन 1000, टोटल तो कितने थे 1000 स्टूडेंट्स थे, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ए गर्ल, गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल गर्ल्स कितनी है 430, तो 430 में से कोई भी एक ले लें अपॉन 1000, तो आप कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा 430 अपॉन 430, तो 43 अपॉन 430 दैट इज 1/10, सो आंसर इज 0.1। ठीक है, तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला कंडीशन प्रोबेबिलिटी। यदि मैं इसको देखूं सैंपल स्पेस रिडक्शन से, सैंपल स्पेस रिडक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं इनको, कि देखो मेरा जो टोटल सैंपल स्पेस था इनिशियली वो 1000 स्टूडेंट का था, वो किसका था 1000 स्टूडेंट का था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन मुझे गिवन थी, गिवन दैट चोजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। ऐसा हो चुका है, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है उससे पहले जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो लड़की है, मतलब मेरे पास अब जो सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट है वो केवल 430 कि लड़की तो आई चुकी है, मतलब अब जो कहानी होगी वो 430 के अंदर होगी। अब इन 430 में से 43 लड़कियां, 10% गर्ल्स क्लास 12 की है, तो मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट दैट इज ए गर्ल, तो 430 में से हमें देखना है कि क्लास 12 में कितनी लड़कियां हैं, तो कितनी लड़कियां हैं 43, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी फेवरेबल अपॉन टोटल। अब आपका जो टोटल है वो 430 हो गया है, तो फेवरेबल कितना है 43, उसका 10% अपॉन टोटल इज 430, सो आंसर इज 1/10 दैट इज 0.2। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से टोटल को रिड्यूस करना सीख सकते हो, समझ सकते हो, आपके दिमाग के अंदर ये बात चमकती है, तो आपको प्रॉब्लम इस तरीके से डायरेक्ट सैंपल स्पेस रिडक्शन से भी हम प्रॉब्लम को बच्चों कर सकते हैं इजीली। आई होप सभी बच्चों को ये बात दिमाग के अंदर चली गई होगी, समझ में आया नहीं है सैंपल स्पेस रिडक्शन कि हम किस प्रकार से सैंपल स्पेस को रिड्यूस करते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछिए। चले एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। मूवी देखने का तो शौक होगा सबको, है या नहीं, है ना? तो ठीक है, मान लेते हैं इन ए सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल के अंदर क्या करवाएं बताओ, मल्टीप्लेक्स होते हैं आजकल, तो सिंगल स्क्रीन वाले तो होते नहीं, बहुत सारी स्क्रीन होती है, एक टाइम पे बहुत सारी मूवी चलती है नहीं चलती। मान लेते हैं इन सिनेमा हॉल 8 मूवीज आर रनिंग, 8 मूवीज आर रनिंग, और मूवी का नाम की वजह मैं उनको दे देता हूं M1 M2 M8, ये 8 मूवीज है, M1 M2 M3 M8। ठीक है, इट इज नॉन दैट इट इज नॉन दैट मान लेते हैं कुछ सुपरस्टार की मूवीज आ गई है नहीं, तो वो तो भैया जैसे ही अनाउंस होती है वैसे ही क्या हो जाती है, हाउसफुल हो जाती है। इट इज नॉन दैट 2 मूवीज आर हाउसफुल, 2 मूवीज आर हाउसफुल। हाउसफुल नाम की मूवी नहीं है कि हाउसफुल 1 हाउसफुल 2 हाउसफुल,
है ना, वो नहीं है। दो मूवी, जो ये 8 मूवी है, इनमें से 2 मूवी हाउसफुल हैं। प्रोबेबिलिटी दैट find probability that find probability that one houseful movie is M1। मतलब टोटल 8 मूवी चल रही थी उस सिनेमा हॉल के अंदर, 8 स्क्रीन थी, उनमें से हमें यह पता था कि 2 हाउसफुल हैं मूवीज, मतलब उनके अंदर हमें टिकट नहीं मिलने वाली। अब उनमें से यदि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि M1 भी हाउसफुल है, मूवी 1 भी हाउसफुल है। तो सभी बच्चे ट्राई कीजिए, क्या आंसर होगा, जल्दी से चिपकाए आंसर को। क्या आंसर होगा प्रॉब्लम का, जल्दी से बताएं। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम? आप सैंपल से रिडक्शन से भी कर सकते हैं और कंडीशनल लगा करके भी, फॉर्मूला लगा करके भी कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि एक मूवी को तो M1 करना ही है हाउसफुल, और टोटल कितनी मूवी हाउसफुल होनी है, 2। तो रिमेनिंग 7 में से कोई भी एक हो जाए, तो एक तो M1 है ही, और बची हुई 7 में से कोई भी एक हो जाए, ये तो हो गया फेवरेबल। और टोटल हो गया 8 में से कोई भी 2 हो जाए, है 7C1/8C2, है बिल्कुल सिंपल। देखो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं, आगे की कितनी भी थ्योरी हम डेवलप करते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी वास्तविकता में फेवरेबल अपॉन टोटल होता है और कुछ नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, 7C1/8C2। या फिर मैं देखो पूरा डिटेल में जाना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि M1 movie is houseful, M1 movie is houseful given that 2 movies are houseful, given that 2 movies are houseful। ठीक है, let's say this is the event A and this is the event B। तो बेसिकली आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी, इसका वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऊपर क्या आया, ऊपर ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब मूवी ए तो हाउसफुल है ही है, साथ में टोटल 2 मूवी हाउसफुल होनी चाहिए। तो मूवी M1 तो हाउसफुल है ही है, तो बाकी और कोई भी टोटल 2 करने के लिए 7 में से कोई भी एक मूवी सिलेक्ट कर लो, वो हाउसफुल हो गई। ये तो गए फेवरेबल केसेस। अपन इसकी क्या निकाल रहे हैं, अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो क्या होगी, टोटल केसेस क्या होंगे, इन जनरल देखा जाए 2 मूवी हाउसफुल का नहीं करें, इन जनरल तो हर मूवी के पास 2 ऑप्शन है कि वो हाउसफुल हो या नहीं हो। तो 2 to the power 8 हाउसफुल हो या हाउसफुल नहीं हो, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब 2 मूवीज आर हाउसफुल, तो क्या करेंगे, 8 में से कोई भी 2 को हाउसफुल कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 to the power 8। हाँ यानी, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या जाएगा, 7C1/8C2। ये आपका आंसर है। क्या होगा आंसर, 7C1/8C2। क्लियर? तो ये था बच्चों हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। आई होप सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम और करते हैं, समझते हैं इन बातों को। जेई के अंदर काफी टाइम बॉक्स और बॉल्स की प्रॉब्लम आती है, बॉल्स एंड बॉक्सेस। बॉल्स एंड बॉक्सेस से हमें मोहब्बत होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। तो एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 करते हैं बेटा। बॉक्स 1 हैज, 2 बॉक्स है हमारे पास। बॉक्स 1 हैज 3 black and 4 white balls, 3 black and 4 white balls।
and box 2 has 4 black and 3 white balls। ये मेरे पास बच्चों दो बॉक्सेस की कहानी है कि दो बॉक्सेस है मेरे पास, ब्लैक बॉक्स, एक में 3 ब्लैक और 4 व्हाइट और दूसरे में 4 ब्लैक और 3 व्हाइट बॉल्स है। A box is selected at random. A box is selected at random. A box is selected at random and a ball is drawn. And a ball is drawn. इसमें से हमने एक बॉल को ड्रॉ किया। ठीक, फर्स्ट पार्ट, इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट। If box 2 is selected, if box 2 is selected, if box 2 is selected, what is the probability of black ball? What is the probability of black ball? यदि हमने बॉक्स 2 को सिलेक्ट किया तो ब्लैक बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जल्दी से सोच करके बताएं। जल्दी से सोचें। And the second part is, what is the probability that black ball is drawn from box 1? Box 2, box 1 नहीं, box 2. What is the probability that black ball is drawn from box 2? दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज एक जैसी सी थोड़ी थोड़ी नजर आ रही होगी आपको। दोनों के अंदर सबसे पहले डिफरेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। इसके अंदर दिया हुआ है, इफ बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड, यदि बॉक्स 2 को सेलेक्ट किया गया तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल आई, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल आई। और दूसरा केस क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने बॉक्स 2 से ब्लैक बॉल को ड्रॉ किया। और यहां पर क्या दिया हुआ है, बॉक्स 2 सेलेक्ट कर लिया गया तो उससे ब्लैक बॉल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेटा फर्स्ट पार्ट का मतलब क्या है, probability of black ball given that box 2 is selected, मतलब बॉक्स 2 को हम सेलेक्ट कर चुके हैं और उससे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये जो सिलेक्शन वाला काम है ये हो चुका है, सैंपल स्पेस रिड्यूस हो चुका है, मतलब ओवरऑल दोनों बॉक्सेस की कहानी नहीं लेनी है आपको। बॉक्स 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया है, तो बॉक्स 2 सिलेक्ट हो चुका है तो उससे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी होगी, 4/7। है या नहीं? मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं। दूसरे केस में क्या है, ब्लैक बॉल आए फ्रॉम बॉक्स 2, फ्रॉम बॉक्स 2 मतलब इसमें बॉक्स 2 को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, गिवन नहीं है, तो या तो क्या होगा, बॉक्स 1 सिलेक्ट किया जाएगा या फिर बॉक्स 2 सिलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हमें बॉक्स 2 को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद ब्लैक बॉल निकालनी होगी, गिवन दैट बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। मतलब बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने का, बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 एंड बॉक्स 2 की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। तो मैंने पहले बॉक्स 2 को सिलेक्ट किया तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आएगी मेरी 1/2 इनटू उससे ब्लैक बॉल आना, तो दैट इज 4/7। तो आपका जो आंसर होगा इस सेकंड केस में ये होगा बेटा 2/7। फर्स्ट केस का आंसर है 4/7 और सेकंड केस का आंसर है बेटा 2/7। दोनों क्वेश्चन के अंदर जरा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसी प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं इसी प्रॉब्लम में।
तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 इस तरीके से, इन अबाउ प्रॉब्लम, मतलब इसी प्रॉब्लम में, इन अबाउ प्रॉब्लम जो ऊपर वाली जो प्रॉब्लम थी, इफ टू बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए बॉक्स, if two balls are selected from a box, अभी हमने क्या किया था, एक बॉल ड्रॉ की थी, अब मैंने क्या कर दिया, दो बॉल ड्रॉ कर दी। इफ टू बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट two black balls are selected from box 1, two black balls are selected from box 1। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने दो ब्लैक बॉल को सिलेक्ट किया, कहां से, बॉक्स 1 से। तो बताइए, सिंपल सी प्रोबेबिलिटी है, जस्ट एक क्वेश्चन माइंड में आया तो हमने पूछ लिया आपसे, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। तो देखो बच्चों, यहां पर प्रॉब्लम काफी आसान है, मतलब डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे, आपको टू ब्लैक बॉल चाहिए, तो बॉक्स 1 से भी आ सकती है, बॉक्स 2 से भी आ सकती है। बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 को सिलेक्ट करने की भी 1/2। लेकिन आपको कहां से चाहिए, बॉक्स 1 से चाहिए। सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ नहीं है, आपको करना है, तो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इनटू उससे दो ब्लैक बॉल आए, गिवन दैट बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड, तो ये क्या होगा, बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2। उससे दो ब्लैक बॉल आए, आप देखिए ब्लैक बॉक्स 1 के अंदर 3 ब्लैक बॉल्स थी, तो उसके अंदर से दो ब्लैक बॉल और टोटल कोई भी दो ब्लैक बॉल, टोटल दो ब्लैक ब्लैक नहीं, टोटल दो बॉल, तो 7C2, तो दिस इज 1/2 into 3C2 is 3, 7C2 is 21, तो आंसर इज 1/14। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो पूछिए। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं बच्चों, जो कि जेई 94 में आया था प्रॉब्लम, ये एडवांस में, मतलब उस टाइम पे एडवांस और मेंस नहीं हुआ करते थे, मेंस और स्क्रीनिंग और मेंस एग्जाम हुआ करती थी। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आया था बेटा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, 7th नंबर बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 0.3, probability of a bar is equal to 0.3, probability of b is equal to 0.4, a bar की probability दी है 0.3, probability of b दिया है 0.4, probability of a intersection b bar, इसकी probability है बेटा 0.5, कितनी है, 0.5। फाइंड एक बहुत ही छोटा सा आसान सा एक्सप्रेशन मैं आपसे पूछने वाला हूं, probability of B given A union B bar, probability of B given A union B bar, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि इसकी क्या वैल्यू है। सभी बच्चे ट्राई करें, ट्राई करने का वही तरीका, वीडियो को पॉज करें और फिर आगे कंटिन्यू करें, उसी के बाद हमारा सॉल्यूशन आप वॉच करें। बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.jemathsbyrglsir.com विजिट करके
अपना मैथ्स का कोर्स सुचारू रूप से पढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोचिए, बी गिवन ए यूनियन बी बार, कंडीशनल, दिस गिवन दिस। तो कंडीशन का फॉर्मूला सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार, ये होता है या नहीं होता, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। चेक कीजिए, अब यहां पर मुझे न्यूमरेटर की यदि मैं बात करूं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये देखो सेट ए और ये है सेट बी। जब मल्टीपल इवेंट्स होते हैं तो बहुत बार बताया गया है यू हैव टू प्रेफर द वेन डायग्राम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला। तो बी के अंदर ये माना इवेंट ए था, ये इवेंट बी था, बी के अंदर मतलब बी के अंदर का कॉमन ए का यूनियन बी के बाहर के साथ, मतलब बी के बाहर मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ए का यूनियन, और बी के बाहर मतलब ये और ये तीन पोर्शन, ये और ये बाहर वाला, इन तीनों पोर्शन का ये वाला पार्ट, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ। तो इसका इंटरसेक्शन बी के साथ मतलब केवल ये वाला पोर्शन है, मींस जो न्यूमरेटर है वो तो केवल ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी बार मतलब ए के अंदर और बी के बाहर की दुनिया, ए के अंदर और बी के बाहर की दुनिया, ये कैसे कैलकुलेट करें, बताओ। इसकी यदि मैं बात करूं तो ए के अंदर और बी के बाहर मतलब ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला आ गया और ये वाला आ गया, ये भी आ गया, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो डिनोमिनेटर है 1 में से मैं बी वाला पोर्शन माइनस कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो टोटल में से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर दिया, तो आपने ये भी कर दिया और ये भी कर दिया, ये वाला ऐड कर दूं, तो क्या हुआ, ये 2 बार आया और इसमें से 1 बार चला गया, तो ये वाला माइनस हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है, तो बेसिकली दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Probability of B is 0.4, तो 1 minus 0.4 is 0.6 प्लस probability of A intersection B। ओवरऑल ये जो वैल्यू है दिस डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब आपको A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मैं क्या करूं, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कैसे निकालूं, मैंने इस फॉर्मूले को यूज में ले लिया, इसको यूज में नहीं लिया अभी तक। तो ये होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बार, इसकी वैल्यू है 0.5। ये है क्या वास्तविकता में, ए के अंदर और बी के बाहर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये आ गया 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आ गई 0.2। 0.7 में से 0.5 गया तो 0.2, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 0.2 डिवाइडेड बाई 0.6 प्लस 0.2 दैट इज 0.8। सो योर आंसर इज 1/4। क्या आंसर होगा बेटा, 1/4। तो आपका यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 1/4। तो ये हमारी प्रॉब्लम जेई 94 के अंदर आई थी। आई होप सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आज यहीं तक ही है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। जिन भी बच्चों को पढ़ना है वो बड़े प्यार से सीरियल वाइज पढ़ते रहें,
लेक्चर 1 से कंटिन्यू करते हुए प्रोबेबिलिटी को पढ़ते रहें। अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय, गुड डे।